ठीक है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अभी तक हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था। ठीक है, अब हम उससे आगे स्टेप पे आ गए हैं कि जो एटम होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से एक दूसरे से कंबाइंड है या कंबाइंड नहीं है, या क्या ज्योमेट्रिक शेप होगी, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो एटम क्या है, ये चीज़ आप देख चुके हो कि वो एलिमेंट जो जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है, या फर्दर आप उसके टू पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो एलिमेंट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जिससे उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रियली में ऐसा है कि उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता? कमेंट बॉक्स में बताएं वो। ठीक है, चलो इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और वो साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपनी थ्योरीज दिए हैं, लॉज दिए हैं, या उन्होंने बताया है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग दैन। ठीक है, एक चीज़ हो याद रखना बच्चों कि जो भी बुक हो आपके पास, आपके कॉलेज स्कूल में कोई भी बुक लगा रखी हो, बट एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इस बुक को आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो बेस होगा वो एनसीईआरटी बुक्स होता है। क्लियर है? हम कैसे पढ़ रहे हैं, या तो आप साथ के साथ में नोट्स बनाते रहें, या आप हाइलाइटर लेके, पेंसिल लेके, पेन लेके बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करें। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी आप रिवाइज़ करोगे तो बहुत ही ईजी होगा और इफ़ेक्टिव वे में आप कम टाइम के अंदर अच्छी रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत टाइम सेव करेगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो ऑल एटम्स रियली इनडिविजिबल एज प्रपोज बाय द डाल्टन्स ने हमें क्या बताया था कि उससे छोटा एलिमेंट नहीं हो सकता, आर द स्मॉलर कंस्टिट्यूट इनसाइड द एटम। क्लियर है? वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट indivisible came from the studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substance। अब एक कंसेप्ट वहाँ से भी निकलता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है किसी भी वायर के अंदर से, ठीक है, तो वहाँ से भी होता है कि एटम निकलता है। तो एटम के अंदर क्या चार्ज पार्टिकल्स होंगे। चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। तो चार्ज पार्टिकल्स का किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता करके बताओ। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ तो हम करेंगे नहीं, जैसे आप देखो ये वाली कर लेना, आपने अभी कर भी रखी हुई है ऑलरेडी। कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट द स्मॉल पीस। आप क्या करें, कॉम करो और स्मॉल पीसेज ऑफ जो पेपर है उसको अट्रैक्ट करना, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग रॉड नियर द इन्फ्लेटेड बलून। बलून के पास करोगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस repel, unlike charges attract to each other। क्लियर है? चलो, from these activity we conclude that the rubbing two objects together they become electrically charged। मतलब दो चीज़ों को जब आप रब कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बात की है कि जो एटम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 1900 के अंदर उसके अंदर हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स बट कंस्टेंट एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को उसमें फील किया था। ठीक है, उसको पाया था कि वहाँ पे है इलेक्ट्रॉन नाम से। ठीक है, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, जी गोल्डस्टन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ ग्लास गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनाल रे। ठीक है, मतलब थॉमसन से भी पहले गोल्डस्टॉम ने 1886 के अंदर डिस्कवर किया था कि उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। कहाँ पे, कैनाल रेज के अंदर। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन साइज के। वैल्यू तो सेम है बट चार्ज की
पोलैरिटी अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। क्लियर है? इट मास द एक्सपोनेंशियली 2000 टाइम्स एज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इतना वो हैवी है। ठीक है, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ द प्रोटोन, उसका नाम हमने क्या रखा, प्रोटोन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस एंड प्रोटॉन पी प्लस। इलेक्ट्रॉन ई माइनस होता है और प्रोटॉन पी पॉजिटिव, प्लस साइन होता है उसके ऊपर। ठीक है, चलो। इट सीम्स दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। अब कोई भी अगर एटम स्टेबल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन ने क्या किया, उसको बैलेंस किया हुआ, तभी वो स्टेबल है, अदरवाइज वो अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटोन वर इन अ इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटोन। अब ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका वो आउटर शेल्स के अंदर होते हैं और जो प्रोटोन होगा वो हमारा इनसाइड होगा। क्लियर? इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ा था, विच सजेस्ट द एटम was indivisible and indestructible. ठीक है, it was then considered necessary to know how electron and protons are arranged within the atoms. ठीक है, J.J. Thomson was the first one who proposed a model for the structure of atom. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है कि J.J. थॉमसन ने पहला मॉडल जो था आपका वो J.J. थॉमसन ने सजेस्ट किया। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया था इन्होंने, देखो ये देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे हमारे। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द कैरिंग ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over the red edible part of the watermelon, while the electrons are suddenly in a positively charged sphere like the seeds in the watermelon in 4.1. इसके अंदर आप इसलिए देख लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक है, और हमारी जो डेली लाइफ जो है, हमारा क्रिसमस पुडिंग है, उससे भी हमने रिलेट कर दिया इसको, जो पैटर्न होगा। और जो वाटरमेलन का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें जो जो पार्टिकल्स होते हैं रेड के अंदर, वो भी हमने इससे आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो ताकि हम उसको रिलेट कर पाएँ डेली लाइफ से। क्लियर है? थॉमसन प्रपोज क्या प्रपोज किया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो बाउंड्रीज है उसके अंदर क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो इलेक्ट्रॉन है, आपका एटम है, उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से क्या है, एक न्यूट्रल मैग्नीट्यूड बना हुआ है जो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ऑल्दो द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और बैलेंस्ड होता है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो इसमें क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन अ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ में इनका मेन कंसर्न क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पैटर्न है वो क्या है, वो किस पैटर्न के अंदर, कोई पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, मूवेबल पैटर्न है, या कोई ज्योमेट्रिक शेप लग रही है उस पर, या कोई कुछ क्या है, मतलब ऐसा क्या अरेंजमेंट है, क्या टर्मिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर स्पेस जो एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। कोई फिक्स पैटर्न है या नॉन फिक्स पैटर्न है, या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के एटम्स का सेम एलिमेंट सेम तरीके से है, या मैटर टू मैटर, एलिमेंट टू एटल डिफर कर रहा है, मेटल टू मेटल डिफर कर रहा है, नॉन मेटल टू मेटल डिफर कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या अरेंजमेंट है, उसके बारे में रदरफोर्ड को बड़ी ही क्यूरियोसिटी थी। ठीक है, ही selected a gold foil because he wanted a thin a layer of possible thick gold layer. This gold foil was about 10,000 atoms thick. Alpha particles are double charged helium ions. Since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particles have the considered amount of energy. It is expected that the alpha particle would be deflected by a subatomic particles in the gold
atoms. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large diffraction. ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या होगी, गोल्डफिल्म की लाइन्स होगी. ठीक है, अब ये यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेडिएशन जा रही है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेडिएशन जा रही है. ठीक है, कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, देखो बैक आ रहे हैं, स्ट्राइक करने के बाद पाथ चेंज कर रहे हैं अपना, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉइल. ठीक है, स्कैटरिंग. अगर सारे के सारे पास हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो स्ट्राइक करने के बाद उसका पाथ चेंज हो रहा है. ठीक है, पाथ चेंज कर रहे हैं अपना, वापस भी आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, मतलब वो फैल गए हैं सारे के सारे. क्लियर. But the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected result. अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों मिलेगा, इसमें देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको स्टडी करते हैं. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट लाइन ऑफ द गोल्ड. देखो जो काफ़ी थे, मैक्सिमम क्या थे, पास कर गए स्ट्रेटली. ठीक है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल. कुछ ने स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, स्मॉल एंगल से, देखो यहाँ से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया. ठीक है, सरप्राइजिंग 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड. ठीक है, in other words, this results was almost incredible, as if you fire a 15-inch shell of a piece of tissues paper and it will come back and hits you. ठीक है, वो वापस आके हिट बैक कर रहे हैं. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये रहा, बट इसमें कुछ चीज़ें क्या पता लगी हमें, एक कुछ लाइंस जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे पास हो गए, कुछ स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल से डाइवर्ट हुए. ठीक है, ये हमें पता लगा. ठीक है, चलो. Following are the similar reason Rutherford concluded the alpha particle scattering experiment. अब कुछ पॉइंट्स और दिए, वो क्या थे, most of the space inside the atom is empty because of the alpha particles passes through the gold foil without getting deflected. मतलब जो पार्टिकल, जो रे आपकी यहाँ से बिल्कुल पास हो गई, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ यहाँ पे उसको स्पेस में टकराने के लिए कोई चीज़ थी नहीं जिससे कि वो पास हो गई. Second, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space. ठीक है, उन्होंने बहुत कम स्पेस लिया था. A very small fraction of alpha particles was deflected by 180 डिग्री. सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टिकल दिख रहा है हमें, ये वाला, मतलब एक दिखाने की बात है कि कुछ बहुत ही नंबर ऑफ अमाउंट बहुत कम था उन पार्टिकल्स का, जो सीधे गए और वैसे ही वापस आ गए सेम पाथ से 180 डिग्री, indicating that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small amount volume within the element or atom. ठीक है, on the basis of the experiment Rutherford put forward the nuclear model of atom. अब वो क्या क्या पॉइंट्स दिए उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ मॉडल के लिए. फर्स्ट, देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन अ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा. नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. जो मैक्सिमम जो उसका मास होगा वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट करेगा. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. और जो वहाँ पे न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. क्लियर है, मूव करेंगे. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम. एटम देखो अपने आप में एटम कितना छोटा, और उससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटा क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं. इसमें मतलब चीज़ें देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती हैं, बट उस अगर एक एक्सपेरिमेंट से एक भी फ्रूटफुल चीज़ निकल जाए तो वो सक्सेसफुल माना जाता है. ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक्स होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, बच्चों वो भी हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं, वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं रदरफोर्ड जो मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स की. द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. आपको वो स्टेबल नहीं है कि जो रेवोल्यूशन हो रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टेबल है या नहीं है. एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन. ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी. जब वो मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, और उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. ठीक है, दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल ऑन द न्यूक्लियस. अब जो मूव कर रहे हैं वो एनर्जी से करेंगे, एनर्जी लॉस भी करेंगे, और फाइनली एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो फॉल करेंगे. मतलब उसका बैंड चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. क्लियर.
अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स में क्या था भाई, इन्होंने क्या बोला बोर ने कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड मॉडल में ऑब्जेक्शंस थे या ड्रॉबैक्स थे ऑफ द एटम, नील बोर्स पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। क्या किया इन्होंने, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ये कह रहे हैं कि कुछ जो सर्टेन फिक्स अमाउंट होंगी उन्हीं को हम अलाउड करेंगे। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और उस रेडिएशन उस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे। अब इसका मॉडल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर सबसे, ये क्या हमारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसके अराउंड जो हमारे जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे हैं, अब हर एक ऑर्बिट को हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, ठीक है, नील ने एक नाम दे दिया, के शेल फर्स्ट, एल शेल, एम और एन। अब देखो के में जो एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, एल में एन की वैल्यू 2, एम में एन की वैल्यू 3 और एन में एन की वैल्यू 4। क्लियर है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क करते रहिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ पे आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है, ज़रूर सॉल्व करेंगे उस क्वेरी को, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट कि उसको प्रॉब्लम ना हो। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और एटम्स की बात कर रहे थे, तो अब एक एक करके देखते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। 1932 Chadwick discovered another subatomic particle which has no charge as and a mass nearly equal to the proton। चार्ज नहीं है बट प्रोटॉन के ऑलमोस्ट उसका मास है और जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन से हैवी होगा। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नहीं होता। इन जनरल न्यूट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड एज एन। द मास ऑफ एन एटम is therefore given by the sum of the masses of the proton and neutrons present in the nucleus। Clear? How are electrons distributed in different orbits? अब डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके लिए हमारा जो ये मॉडल था ना आपका, नील ने जो दिया था, ये जो शेल्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इनको, इनके बारे में बात करेंगे। The distribution of electrons in different orbit of an atom was suggested by the Bohr and Bury। The following rules are followed are writing the number of electrons in a different shells और levels। इनके अंदर कितने हमारे shells में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। The maximum number of electron present in a shell is given by the formula 2n square। 2n square। अब n की वैल्यू के एल एम एन में क्या थी, अलग अलग थी। क्लियर है वहाँ से। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऑर्बिट में लिखा हुआ है, इसको मार्क कर लो, प्लीज़ मार्क करो इसको, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमारी वैल्यू एन की वैल्यू 1 थी तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, एल पे 2 थी तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 2 इंटू 3 की पावर 2 और 2 इंटू 4 की पावर 2, ऐसे हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 18 32 ऐसे हमारा चलेगा। क्लियर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ डिफरेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। ठीक है, आगे नहीं, जब तक पहले वाला शेल फिल नहीं होगा, जब तक ये शेल फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, जब तक ये फिल नहीं होगा यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब इनिशियल लेवल आपको फिल करना पड़ेगा। इट मीन्स जैसे बच्चों, जैसे आप लोग क्लास के अंदर करते हो ना, जाके पीछे बैठ जाते हो, बीच में बैठ जाते हो, तो जब तक पहला बेंच नहीं भरेगा आप पीछे वाली सीट पे नहीं बैठ सकते। समझ गए? चलो अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। पहले के एल एम एन ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैलेंसी क्या होता है, क्योंकि यही एटम्स को जोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेगा। ठीक है, हम बात करेंगे वैलेंसी।
इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में कितना क्या रहेगा ये डिसाइड करेगा, ठीक है। वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ आउटर शेल ऑफ द एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर शेल में होंगे उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम बोर एंड बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर शेल ऑफ एन एटम कैन accommodate a maximum 8 electrons, ठीक है। It was observed that the atoms of elements completely filled by 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. In other words, the combining capacity or valency is 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस टेबल में क्या है, ये टेबल composition of atoms of the first 18 elements with electron distribution in various cell. Hydrogen 1 1, helium 2 2, lithium 3 3 4 3। अब उनका देखो KLMN में कैसे जाएगा आपका KLMN, इसका फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एन का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे के इसमें चला जाएगा, यहाँ पे कितने हमारे 3 4 5। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे के क्या करेंगे शेल के नंबर भी के से हम पहले एल में जाएंगे पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बोला के को फिल किया, के फिल हो गया हमारा, इस देखो यहाँ पे के फिल हो गया, फिर हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था वो हमने एल में डाल दिया। जब एल फिल हो जाएगा पूरा 8 हो जाएंगे, 8 से ज़्यादा डाल नहीं सकते, 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकते ना, 8 से ज़्यादा जैसे 9 हुआ हमने यहाँ पे फिल कर दिया, 10 हुआ तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे भी जैसे 8 आएगा, 8 आ गया, अब जो था यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के हिसाब से इसको KLMN को हम फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, हमारी वैलेंसी मिल जाएगी। क्लियर है, चलो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, एटम्स के बारे में आपको सिर्फ याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इस एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर को डिसाइड कर रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। ऑल एटम्स of an element have same atomic number Z. In fact, elements are defined by the number of proton by the process, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, after studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that the mass of an atom is practically due to the proton and neutron alone. These are present in the nucleus of the atom. Hence, proton and neutrons are also called nucleons. Therefore, the mass of the atom resides in its nucleus. Nucleus के अंदर ही उसका मास होता है। आइसोटोप्स क्या होता है भाई, number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। क्लियर है, जैसे हमारा क्या होता है, ये देखो Cl, ये वाला भी Cl, इसमें 35 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 35/17, यहाँ पे 37/17, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, in nature number of atoms of same elements, some elements have been identified which have the same atomic number but different atomic number, mass number, different mass number, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट क्या होगा उसका मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पे कैल्शियम की फॉर्म में आप देख रहे हो। क्लियर है। आइसोबार्स क्या होता है, अब बात करते हैं आइसोबार्स की, ठीक है। बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनसे कर सकते हो। मैली एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ईच आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों, क्योंकि मास डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। क्लोरीन अकर्स इन नेचर 2 आइसोटोप। क्लोरीन 2 तरीके से प्रेजेंट है, 35U एंड 37, जो कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखे थे, हम ये बात कर रहे थे। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्लियर। मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एन एवरेज मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है।
तो आइसोबार्स की बात कर रहे थे हम। तो आइसोबार्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट कि हम बनाएं लेक्चर्स को, और लेक्चर्स और जो चैप्टर रिमेनिंग है उनको हम प्रिपेयर करें आपके लिए। अदरवाइज़ अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा या आप लोगों को पॉजिटिव नहीं लग रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का लेक्चर्स, है ना। तो प्लीज़ लेट अस नो कि जिस डायरेक्शन में हम बना रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं ताकि एक आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें अगर पॉजिटिव जा रहा है तो, ठीक है। चलो आइसोबार्स की बात करते हैं। 2 elements, calcium atomic number 20 and argon atomic number 18. The number of proton in these atoms is different but the mass number of both the elements is 40. ठीक है, जब मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, that is the total number of the nucleons is the same in the atom of their pair element. Some of the different elements have different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. ठीक है, उसको हम isobars बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, ये एक्टिविटीज़, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने आप खुद कर लेंगे। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप ट्राई कीजिए अपने आप, अगर नहीं होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे सबको एक एक करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा उसमें हम कुछ और चैप्टर्स पढ़ेंगे या हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम नया चैप्टर स्टार्ट करें या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करें, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।